आज का एपिसोड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई पर है। क्या क्या खुलासे हुए पीएफआई के बारे में, उनके ऊपर 5 साल का बैन क्यों लगाया गया और पीएफआई के बाद अगला नंबर किसका आ सकता है, यह समझने के लिए हमें शुरू करना पड़ेगा थोड़ा सा रिवाइंड बटन दबाकर। हमारे देश में काफी अरसे से गांधी जी का आदर सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही रह गया है, वहां से भी हट जाएगा बहुत जल्दी। उनके बारे में लोग सच्चाई में, असलियत में क्या सोचते हैं वो हमें अक्सर व्हाट्सएप मैसेजेस में दिख जाता है। लेकिन गांधी जी के बारे में सबसे बड़ा जो फेक न्यूज है, सबसे बड़ा जो मिस इंफॉर्मेशन है, वो ये कि उनका जो नॉन वायलेंस का तरीका था, अहिंसा का जो तरीका था, वो विरोध का एक बहुत कमजोर, एक पैसिव, एक डिफेंसिव जरिया था। अब भाई जो शक्तिशाली होता है वो अहिंसा का सहारा थोड़ी ना लेता है, हैं? आज सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अहिंसा से ना तब कुछ हुआ था और ना अब कुछ होता है। इसीलिए तो आज बाहुबली इलेक्शन जीतते हैं और उनके बेटे लड़कियों को बाजार में बेचते हैं। और आजादी, उसका क्या, वो तो हमें भीख में मिली थी। लेकिन ये जो आज के फ्लॉप ड्रामा क्वींस हैं, ये भूल जाते हैं कि अहिंसा के वजह से ही हमने अंग्रेजों के मुंह पे तमाचे पर तमाचे जड़े थे, और वो भी बहुत प्यार से, क्योंकि बिना मारे, खुद मार खा के हमने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था कि हमारी आवाज उन्हें सुननी पड़ेगी और हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी सूनर देन लेटर। हां, हजारों जाने गई, लाखों जेल में सड़े, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही थे जिन्होंने मर्सी पिटीशन लिखे, अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया। ओवरऑल भारत ने अहिंसा का रास्ता चुना, और अगर हिंसा का रास्ता चुना होता तो लाखों और जाने जाती। अंग्रेजों के पास जनरल डायरों और मशीन गनों की कमी नहीं थी। गांधी जी कहते थे, जुल्म और नाइंसाफी के सामने इंसान 3 चीजें कर सकता है। एक, बुजदिल वाला रास्ता, जो गलत है उसे मान लो, सब चंगा सी है कहो और सो जाओ। दूसरा, लड़ो, डट के मुकाबला करो, हथियार उठाओ। यह ऑप्शन खुद गांधी जी ऑप्शन 1 से बेहतर मानते थे, हथियार उठाने वाला भी। लेकिन जो तीसरा तरीका था वो था सबसे अच्छा और सबसे मुश्किल। लड़ो, भिड़ो, विरोध करो, सवाल उठाओ, लेकिन सिर्फ नॉन वायलेंस का सहारा लेकर। मुश्किल है, लेकिन लगता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स और ना ही ये वेंडेटा पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, या सच में पीएफआई के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं सरकार को। आइए देखते हैं आरोप क्या है। देखिए, कुछ तो जेनेरिक आरोप हैं जिसके वजह से पीएफआई ऑलरेडी एक सवाल के कटघरे में ऑलरेडी खड़ा था। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, इन सरकारों ने होम मिनिस्ट्री को लिखकर बोला कि पीएफआई पर बैन लगाओ क्योंकि यह पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रही है, लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रही है और देश को बांटने का कोशिश यहां चल रहा है। लेकिन अब आते हैं जो स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं वायलेंस के लिए, और ये काफी संगीन आरोप हैं। अगर कोर्ट में साबित हो गए तो 5 नहीं 50 साल के लिए पीएफआई बैन हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मानना है कि कुछ पीएफआई के फाउंडिंग मेंबर स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के लीडर्स रह चुके हैं और इनके ताल्लुकात जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी के साथ है, जो कि एक काफी कट्टर ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे सिमी और जेएमबी दोनों ही इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन सबसे संगीन आरोप कि पीएफआई के तार ग्लोबल टेरर सवाल यह है कि प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक था या नहीं था। पीएफआई लेकिन कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक विच हंट करके रखा है, जो कि कोई चौंका देने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं, वो अपोज कर रहे हैं। लेकिन आज के बैन के बाद पीएफआई के पास कोई खासा उपाय नहीं रह गया, अब उनको वापस टारगेट किया जा रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत क्लियर है बॉस। अगर आप पॉलिटिकल ऑपोजिशन करना चाहते हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसे गांधी जी का रास्ता ही लेना पड़ेगा, अहिंसा का रास्ता लेना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, लेकिन वही एक रास्ता है ऑफ पॉलिटिकल क्रिटिक। नहीं तो क्या होगा ना, अगर आप वायलेंस का रास्ता लेने लगोगे, पॉलिटिकल एवोल्यूशन नहीं होगा,